हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका तेसला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन बच्चों लाए हैं आपके लिए। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो पढ़ा चुके हैं आपके तेसला बिहार बोर्ड चैनल पर। बिल्कुल फ्री पढ़ाए हैं। आप सर्च करेंगे प्रकाश का अपवर्तन तेसला बिहार बोर्ड चैनल पर, वो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया गया है बच्चों, कैसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल फ्री है। ठीक है बच्चों, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव कराया गया है, सब्जेक्टिव कराया गया है, और जितने भी सारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को करवाए हैं। चित्र के साथ समझाया गया बच्चों, बिल्कुल आसान भाषाओं में, एकदम फ्री है आपके लिए। पहले उसको जाके देखेंगे तब ये चैप्टर पढ़ने आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है उससे रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है बच्चों, पहले उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो ये चैप्टर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये आप ही के लिए बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर नंबर 2 पर, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये इसका पार्ट 1 लेक्चर है। इसका मतलब पार्ट अभी पहला ही लेक्चर स्टार्ट हुआ है। इस आज के बाद हर रोज आएगी एक लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अंत में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारा कराएंगे। ऐसे हम तो कराते ही, मेरा आदत है क्या बच्चों, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाते हैं उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है सारा ऑब्जेक्टिव कराते हुए जाते हैं। उसके बाद अंत में जितना ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। चलिए आप लोग बने रहिएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन, और ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए बच्चों, इस चैप्टर में आने से पहले कुछ टर्म जान लेते हैं जो बेसिक चीज है, जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, पहला आपका बेसिक चीज क्या है बच्चों? माध्यम। माध्यम को समझना है। तो कहता है जिसमें प्रकाश चलती है उसे माध्यम कहते हैं। सुन लिया ना बच्चों, जिसमें प्रकाश चलती है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, इस टाइप का माध्यम। ठीक है, तो जिसमें प्रकाश चलती है उसे माध्यम कहते हैं बच्चों। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है। बच्चों मान लीजिए कोई पत्थर है, पत्थर के इस पार टॉर्च मारेंगे, क्या उसका प्रकाश उस पार जाएगी? नहीं जाएगी। दीवार के आसपास जाती है? नहीं जाती है, क्योंकि दीवार आपका क्या है? अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, जैसे शीशा हुआ, कांच जिसको बोलते हैं, आपका हीरा हुआ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, लेंस हुआ, ठीक है, जल हुआ, वायु हुआ। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? आपका पारदर्शी माध्यम है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। माध्यम किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। जिसमें प्रकाश चलती है उसे माध्यम कहते हैं। पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है। प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? आप पारदर्शी माध्यम। इसका एग्जाम्पल है कांच हुआ, वायु हुआ, जल हुआ, तेल हुआ, प्रिज्म हुआ, लेंस हुआ, हीरा हुआ। ये सब पारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल है। पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए एक टॉर्च है बच्चों। ठीक है, ये आपका टॉर्च है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया तो सामने जो अगर कोई चीज रख देंगे, ये अगर पारदर्शी होगा तो प्रकाश इससे आर पार हो जाएगी। प्रकाश इससे आर पार हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चों इसी जगह, अगर आप इसी टॉर्च की जगह आप क्या रख दोगे? अपारदर्शी माध्यम रख देंगे। क्या रख देंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम। तो इससे प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगी। ये अपारदर्शी माध्यम है, लेकिन इससे प्रकाश आर पार हो जाती है। इसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, और इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, सॉरी ओपेक मीडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। ये पारदर्शी माध्यम समझ में आ गया ना? पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो पाती है। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग चैप्टर में आ चुके हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों? परिभाषा क्या है? अक्सर पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? बच्चों बिल्कुल आसान है, सिंपल है। बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन समझने की बस देर है। तो क्या है इसका परिभाषा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से मुड़ जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है या मुड़ जाती है।
मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। पहले आपको समझाते हैं, फिर आएंगे चित्र में। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये आपका सतह है ना, दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है। ये दूसरा माध्यम है, ये माध्यम 1 हुआ बच्चों, ठीक है, और ये माध्यम 2 हुआ। ये दूसरा माध्यम है बच्चों, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो ये माध्यम 1 मान लिया, इसको माध्यम 2, और दो माध्यम को अलग करने वाला ये सतह है जिसको बाउंड्री बोलते हैं। मान लीजिए पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम क्या है बच्चों? आपका पानी। तो हवा और पानी अलग अलग माध्यम है ना। तो कहता है जब बच्चों प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चलिए प्रकाश की किरण को भेज के देखते हैं। ये प्रकाश की किरण है आपका, ठीक है बच्चों। चलिए ये इसका बच्चों, जैसे ये आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण आया, यहाँ पे बच्चों आपका क्या करेंगे, हम एक अभिलंब बनाते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। बच्चों बताओ इसका कौन सा रास्ता है? तो बोलेंगे सर इसका ये तो यही रास्ता था, इसी रास्ते से ये प्रकाश की किरण आ रही थी। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। क्या जाती है? मुड़ जाती है। देखिए ये मुड़ गई, ऐसे आ रहा था, उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इस सतह से टकरा के अपने रास्ते से मुड़ गया, अपनी दिशा से भटक गया। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आप ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए एक और किरण भेजते हैं इसको, सर भेज दिए इस किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। चलिए ये अभिलंब है बच्चों, आप तो पढ़ चुके हैं ना प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब क्या होता है ना, इसीलिए बोलते हैं पहले पहला चैप्टर देखो, तब उसके बाद ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आपतित किरण आया बच्चों, ठीक है, तो ये अभिलंब है, अपनी दिशा से मुड़ जाएगा बच्चों। इसको इस दिशा में जाना चाहिए था तो ये इधर मुड़ जाएगा, या तो इधर मुड़ेगा बच्चों, या तो उधर मुड़ेगा, या इधर मुड़ेगा, लेकिन मुड़ेगा। ऐसे नहीं कि जैसे आया वैसे ही रास्ते, इसी रास्ते में जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे किरण आया और इसी माध्यम में लौट गया, जैसे आ रहा था वैसे सीधे लौट जाएगा। नहीं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। ये देखिए ये इधर मुड़ा है, और ये वाला देखिए किधर मुड़ा बच्चों, ये इधर मुड़ गया है, लेकिन मुड़ गया है। जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते में नहीं जाएगी, उसी रास्ते से होते हुए नहीं जाएगी, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। मुड़ने की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। याद रहेगा ना परिभाषा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी दिशा से मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते, सॉरी बच्चों यहाँ प्रकाश का परावर्तन बोल दिया है, यहाँ पे होगा प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, यहाँ आप कर दीजिएगा प्रकाश का अपवर्तन, जहां गलती होगी हम सुधार कर देंगे। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, मुड़ने की इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ये इसका चित्र है बच्चों, देखिए ये आपतित किरण आ रहा था, देखिए इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से क्या हो गया? मुड़ गया, इसको इधर मुड़ गया, है ना। चलिए ये आपतित किरण है, जो किरण आया वो आपतित किरण है, और ये है अपवर्तित किरण। वहां पे परावर्तित किरण होता था, यहाँ पे अपवर्तित किरण होता है, ठीक है। चलिए ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। अभी बताएंगे बच्चों किधर किधर सर कौन सी किरण इधर मुड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताए हैं बच्चों, सर ये किरण इधर मुड़ गया और ये वाला किरण इधर मुड़ गया, ये कैसे हुआ? ये आने वाला है आगे, अभी घबराए नहीं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपनी दिशा से मुड़ जाएगी, या तो इधर मुड़ेगी या तो इधर मुड़ेगी, है ना। कब किधर मुड़ना है ये आपको आगे बताएंगे, अभी घबराना नहीं है, बस आपको पढ़ते जाना है। क्या बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे आया, तो इस बार क्या क्या हुआ बच्चों? ये इधर मुड़ गया, इस बार उधर मुड़ गया, इसमें इधर मुड़ गया। तो ये दोनों घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का। चलिए आगे बढ़े, ये आपका टॉपिक था। ये आपके चित्र यहाँ से उतार सकते हैं बच्चों, बेहतर चित्र तो यही है, आप यहाँ से भी उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट VVI टॉपिक है ये वाला कि सर प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, और हर एक माध्यम का प्रकाश की चाल यहाँ पे दिया हुआ है, जो माध्यम में आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी चीज बच्चे फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा है, एकदम बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 450+ मार्क्स दिलाना, ठीक है। तो सारे मार्क्स आपका यहीं से आएगा, आप चिंता नहीं करें, बस ये देखते जाएं कि बच्चों
कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों माध्यम मानते हैं निर्वात। बच्चों निर्वात कोई माध्यम होती ही नहीं है। निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पे कोई हवा नहीं हो, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई हवा नहीं पाई जाती है उसे निर्वात कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं चैप्टर 1 में। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष हवा बच्चों, वहाँ पे कोई हवा नहीं है, वहाँ आपको ले जाते ही आप सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, वहाँ पे वायु है ही नहीं बच्चों, वायु नहीं है तो आप सांस कैसे लोगे। ठीक है, इसीलिए उस जगह को क्या बोलेंगे, निर्वात। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या बोले, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बच्चों लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होता है, आपको पता ही होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आपको किलोमीटर में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो आपको जवाब देना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अगर किलोमीटर में पूछा जाए। बच्चों अगर यही चीज आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाएगा तो आप कैसे बोलोगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी बच्चे का ना थोड़ा सा भी बेसिक ठीक है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर 3 गुना 10 का पावर, 3 गुना 10 का पावर, जीरो जोड़ना कितना है, 1 2 3 4 5, क्या को जीरो बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाएगा तो बस 5 के जगह आप कितना जीरो लगाओगे, 8 जीरो। 3 गुना, देखिए सेम है ना, 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर में पूछा जाएगा, अगर मीटर में पूछा जाएगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब सवाल आता है सर यहाँ 5 से 8 कैसे हो गया। बच्चों बस सिंपल है, आपको बचपन में सिखाया जाता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितनी होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है। तो बच्चों जब भी आप मीटर में लेके जाओगे, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 3 जीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होता है। तो 1 2 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको। तो 5 की जगह 5 और 3 जीरो 8 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा, हमें यकीन है। ठीक है, चलिए दूसरा पूछा जाएगा बच्चों, वायु में बताइए प्रकाश की चाल कितना होता है। बच्चों वायु में ना, वायु एक माध्यम है, वायु और निर्वात को लगभग सेम माना जाता है, लेकिन वास्तव में बच्चों वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम होती है। मतलब अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल हमारे धरती की तुलना में बच्चों ज्यादा होती है, बस धरती में थोड़ा सा कम होता है, मतलब वायु में थोड़ा सा कम होता है। कहा जाता है लगभग 2,99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब 3 लाख में 1000 कम होता है। 2,99,000, लगभग 2,99,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन बच्चों अक्सर आपका बुक में या एनसीईआरटी वगैरह में लिखा जाता है लगभग दोनों सेम ही होता है। तो वायु बोलेगा या निर्वात बोलेगा, ठीक है बच्चों, वायु बोलेगा या निर्वात। वायु मतलब हवा, ठीक है बच्चों, हवा में, तो दोनों में लगभग सेम होता है। इसका भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही जवाब देंगे। ठीक, आपको यही जवाब देना है, थोड़ा सा कम होता है इसीलिए हम लोग लगभग क्या बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका भी होगा 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो गया, निर्वात हो गया, वायु हो गया। अलग प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, वही बता रहे हैं आपको। चलिए अब सवाल आता है सर जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो प्यारे बच्चों जल में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितने बच्चों, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो याद रहेगा ना बच्चों सभी बच्चे को। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल होता है किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछा जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर लेकिन मीटर में पूछा जाएगा बच्चों आपको जवाब देना है सर 2.5 गुना 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब फिर से पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका जल में है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है आपका बच्चों, आपसे पूछा जाएगा बताओ कांच। कांच बोली तो बच्चों शीशा, जब भी कांच लिखेंगे ना आज के बाद आपको शीशा ही समझना है। तो शीशा में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो प्यारे बच्चों शीशे में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कुछ नोटिस कर रहे हो बच्चों, प्रकाश की चाल घट रही है। पहले कितना था, 3 लाख, 3 लाख से हो गया 2,25,000, 2,25,000 से डायरेक्ट कहाँ आ गए, 2 लाख।
इसीलिए कहते हैं प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। बच्चों जैसे हमको याद है ना, आज के बाद आपको भी याद होना चाहिए। अच्छे बच्चे यही करते हैं, जैसे पढ़ेंगे उसको याद कर ही लेना है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। इस कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड में बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बोलेंगे, 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। याद रहेगा ना बच्चों, 2 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2 गुना 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये सारी बातें, ये चारों बच्चों याद होना चाहिए। चारों में से बच्चों 3 है, 1 2 3, ये दोनों तो सेम होता है, ये दोनों सेम होता है, ठीक है, ये दोनों में सेम होता है, बस ये इसमें और इसमें, ठीक है। आज के बाद याद होना चाहिए बच्चों। अगर याद रहेगा ना, आपको आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी कुछ देर पहले बताए थे बच्चों, प्रकाश जिसमें चलती है उसे माध्यम कहते हैं, और प्रकाश जिसमें आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। क्या होता है बच्चों? एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। अब सवाल है सर विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका एक जवाब है कि जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहते हैं। बच्चों ये परिभाषा है ना, ये काम चलाऊ है, ये सिंपल में कि जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? हवा में। तो हवा क्या हो गया? विरल माध्यम, ठीक है। तो उसके बाद सघन माध्यम है। लेकिन बच्चों इसको एक और तरीके से यहाँ पे लिखा गया आपका प्रकाश पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा पारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं रेयर मीडियम, और सघन माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर मीडियम। बच्चों यहाँ आर छूट गया, ठीक है। चलिए, तो अभी कुछ देर पहले बताया बच्चों विरल माध्यम किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। इसको और बेहतर तरीके से लिखना है, ये तो सिंपल हुआ। थोड़ा सा बच्चों किताबी लैंग्वेज में जाना है, मतलब जिसमें आप लिखोगे ना थोड़ा मार्क्स मिलेगा। ये तो सिंपल हो गया बच्चों। और बेहतर तरीके से लिखना चाहोगे तो बोलना होगा जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक हो उस माध्यम को क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। सुन लिया ना बच्चों, जब किसी माध्यम की में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस माध्यम, विरल माध्यम किसे कहते हैं? बच्चों देखते हैं सवाल बना के आपको समझा रहे हैं टॉपिक। सवाल बना के किस टाइप का सवाल पूछता है, कैसे जवाब देना है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ये दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख देना है। ये वाला भी देखो, मैं तो इसको बेहतर मानता हूं, ठीक है बच्चों। जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में या सापेक्ष में, तुलना बोलो या सापेक्ष में, अधिक हो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, अभी तो बोल दिया है ना, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, ठीक है। अभी आने वाला है एग्जाम्पल लेके, है ना। जैसे बच्चों अगर हवा और आपको पानी में पूछा जाएगा, ठीक है बच्ची, हवा और पानी में, तो हवा में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना बच्चों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और पानी होता है बच्चों कितना? पानी में बताइए, पानी में होता है 2,25,000। उम्मीद है आपको याद हो गया बच्चों। पहले याद करें इसको, और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको याद करना होगा, ठीक है। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बताइए इस किसमें प्रकाश की चाल अधिक है? तो आप बोलोगे सर हवा में। तो हवा क्या हो गया बच्चों? विरल माध्यम। और पानी क्या हो गया? सघन माध्यम। हवा विरल माध्यम, पानी क्या बच्चों? सघन माध्यम। तो ये है ऐसे। तो विरल किसे कहते हैं, सघन किसे कहते हैं, आज के बाद आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा बताओ सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बच्चों, ये सिंपल में परिभाषा हुआ। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में या सापेक्ष में कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है दूसरे माध्यम की तुलना में, ठीक है। बस सिंपल है, दूसरे माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो, बच्चों यहाँ पे जोर देना है, दूसरे माध्यम की तुलना में कम हो, तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं।
सिंपल में देखो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। ये दोनों है ही परिभाषा, लेकिन आप दोनों में से जो याद रहेगा वो लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर यही वाला लिखेंगे, आपको ये आपको समझ में आ रहा है तो इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, आपके सामने है, ठीक है बच्चों। चलिए, कहता है यहाँ पे दिया है बच्चों, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल्दी बताइए। हवा में प्रकाश की चाल होता है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बच्चों। और पानी, जल बोलो या पानी बोलो, पानी में प्रकाश की चाल होती है, पानी में कितना होती है प्रकाश की चाल, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए इसमें दोनों में से सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें है? तो जाहिर सी बात आप बोलोगे सर हवा में है, हवा में 3 लाख है और यहाँ पे 2,25,000 है, और हम जानते हैं 3 लाख 2,25,000 से ज्यादा होता है। इसका मतलब हवा क्या हो गया बच्चों, विरल माध्यम। यहाँ पे लिखा हुआ है हवा कौन सा माध्यम, तो विरल माध्यम। अगर हवा विरल माध्यम है इसका मतलब पानी क्या है बच्चों, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो बच्चों नोट बनाते जाना, ऐसा नहीं कि बच्चों सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप क्या करो, वीडियो को रोको और नोट्स बनाते हुए जाओ, क्योंकि बच्चों इससे बेहतर और नोट्स और कहीं नहीं मिल सकता है। ये नोट्स आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया कौन विरल है कौन सघन है, यही आपको पहचानने के आना चाहिए, कौन विरल है कौन सघन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच समझते हैं बच्चों, शीशा में कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताइए इसमें से प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? तो बोलेंगे सर कांच की तुलना में, कांच के सापेक्ष, तुलना मतलब सापेक्ष में पानी में प्रकाश की चाल अधिक है। तो पानी क्या हो गया, विरल माध्यम, और कांच क्या हो गया, सघन माध्यम। समझे बच्चों, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल कहलाती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन कहलाती है। सिंपल है, इसमें प्रकाश की चाल कम थी सघन हो गया, और इसमें प्रकाश की चाल अधिक है तो विरल हो गया। अब सवाल आता है सर कुछ देर पहले हम, आप कुछ नोटिस किए बच्चों, कुछ देर पहले हम पानी को विरल सघन माध्यम बोले थे। यहाँ पे देखिए पिछला क्वेश्चन, ये हवा है और पानी है बच्चों। हवा क्या है यहाँ पे, पानी क्या है बच्चों, यहाँ पे सघन माध्यम, और हवा क्या है, विरल माध्यम। लेकिन यहाँ पे देखो पानी क्या है, विरल माध्यम, और कांच क्या है बच्चों, सघन माध्यम। अभी कुछ देर पहले हवा पानी सघन माध्यम थी, अब क्या बन गया, विरल। बच्चों ये विरल और सघन है, ये सापेक्षिक पद होता है, सापेक्षिक टर्म होता है। ये किसी की तुलना में बताई जाती है, ठीक है बच्चों, तुलना में बताई जाती है। आपको एक एग्जांपल बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ ये लाइन जो है, ये रेखा है, ये लंबी है या छोटी है? अगर आप बोल रहे हो बच्चों कि सर ये लंबी है, ये तो गलत बोल रहे हो ना, तो आपको बोलना होगा सर किसकी तुलना में। अगर बगल वाला एक और लाइन खींच देंगे ना तो आप बता दोगे, क्या बताओगे, सर इसका मतलब ये लाइन छोटी है और ये बड़ी है, ये लंबी है और ये छोटी है, ये लाइन बड़ी है ये छोटी है। कैसे बता दिए बच्चों, तुलना में ना। एक और कर देंगे बच्चों, देखिए ये लाइन इससे बड़ी है, और एक और खींच देंगे बच्चों तो आप बोलेंगे सर ये लाइन जो है इस लाइन से छोटी है। देखिए ये लाइन जो है इसके लिए बड़ी हो गई और इसके लिए छोटी हो गई, वही सेम चीज है बच्चों। पानी का तुलना किससे कर रहे हो? अगर हवा से करोगे बच्चों, हवा का 3 लाख, पानी का 2,25,000, तो पानी का कम हुआ ना बच्चों, तो पानी क्या हो गया हवा की तुलना में, सघन माध्यम, ठीक है। लेकिन अगर पानी का तुलना कर कांच से करोगे, शीशा से करोगे, तो पानी का बच्चा चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और शीशा का होता है, कांच का होता है 2 लाख। तो कांच की तुलना में पानी का अधिक है, इसीलिए पानी क्या बन गया, विरल हो गया। ऐसा नहीं कि सर पानी हमेशा सघन होगी, नहीं बच्चों, किसके तुलना में। कोई पूछेगा बताओ पानी क्या है, तो आपको पूछना होगा किसके तुलना में बोल रहे हैं। जब तक तुलना नहीं बताओगे हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। सापेक्षिक पद, क्योंकि ये सापेक्षिक पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है बच्चों, देखिए कांच कौन सा माध्यम है? तो कहता है विरल होगा या सघन होगा, यह कहना मुश्किल है। विरल होगा या सघन होगा कहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बच्चों? क्योंकि सर इसमें बताया ही नहीं कांच किसके तुलना में, पानी के तुलना में बोलेगा सघन है ना बच्चों, हीरे की तुलना में बोलेगा तो विरल होगा। अगर कांच का हीरे से तुलना करेंगे, हीरा तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, अभी बताने वाले हैं आगे। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, कांच से भी कम होती है। कांच में है 2 लाख, हीरा का और कम होता है बच्चों। तो कांच हीरा की तुलना में विरल है, लेकिन कांच पानी की तुलना में क्या है बच्चों, सघन है।
इसीलिए बताएं, अगर यहाँ से पूछा गया कांच कौन सा माध्यम है, आप बता नहीं पाओगे, आप बोलोगे विरल होगा या सघन होगा, ये कहना मुश्किल है। जब तक आप तुलना नहीं बताएंगे तो हम बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, सिर्फ आपके लिए, कि सघन और विरल माध्यम किसी की तुलना में बताया जाता है, किसी की तुलना में बताई जाती है। जब तक दो माध्यम की तुलना ना किया जाए तो सघन और विरल बताना मुश्किल है। सघन होगा या विरल होगा ये बताना मुश्किल है। समझे बच्चे? सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, तो ये सारी बातें आपके लिए है, बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन भी बताते चलते हैं आपको, हर टाइप का कैसे पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके लिए, वन लाइनर। कहता है वायु के सापेक्ष में कांच कौन सा माध्यम है? वायु के सापेक्ष में बच्चों, ये वायु है और ये कांच है। कहता है वायु के सापेक्ष में कांच कौन सा माध्यम है? तो वायु में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होता है बच्चों 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बताइए किस में अधिक है? सर वायु में अधिक है, तो कांच में क्या है बच्चों? कम है ना? तो कहता है वायु के सापेक्ष में कांच के बारे में पूछ रहा है बच्चों। किसके बारे में पूछ रहा है? कांच कौन सा माध्यम है? तो बोलेंगे सर वायु के सापेक्ष में कांच सघन माध्यम है, क्योंकि वायु क्या है? विरल। वायु क्या हो गया बच्चों? विरल हो गया, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है तो विरल हो गया, और ये क्या हो गया? सघन हो गया। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष में कांच कौन सी माध्यम? सघन माध्यम, क्योंकि वायु की तुलना में कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। तो ये आंसर है इसका, सघन माध्यम। दूसरा आपसे ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि कांच के सापेक्ष में पानी कौन सा माध्यम है? बच्चों किसके सापेक्ष में? कांच के सापेक्ष में पानी कौन सा माध्यम है? तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, पानी में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होता है 2 लाख। पानी कांच की तुलना में अधिक है ना? ठीक है बच्चों, पानी में कितना? 2,25,000, और कांच में कितना? 2 लाख। तो पानी में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो पानी जो है कांच की तुलना में क्या हो गया? विरल हो गया। क्या हो गया? विरल। बहुत ही आसान था। चलिए, वायु और जल में सघन कौन है? देखिए यहाँ पे तुलना पूछा है बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुलना नहीं पूछा था। कहता है कांच कौन सा माध्यम? कैसे बताएंगे? जब तक तुलना नहीं बताओगे कैसे बताएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे वायु और जल में सघन कौन है? तो बताएंगे बच्चों जल। क्या? जल सघन है, वायु विरल है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल कितना होती है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो वायु और जल में सघन कौन है? तो बोलेंगे सर जल। वायु तो विरल हुआ ना, तो यहाँ वायु क्या हो गया? इस क्वेश्चन के लिए वायु क्या हो गया बच्चों? विरल। वायु के बारे में पूछता तो विरल जवाब देते हैं। कांच और हीरा में विरल कौन है? बच्चों कांच और हीरा में, बच्चों हीरा किसी भी की तुलना में सघन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा कांच और हीरा में विरल कौन? तो बोलेंगे कांच, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में होती है, इसीलिए हीरा क्या हो गया बच्चों? जिस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो कांच की तुलना में बच्चों हीरा क्या है आपका? सघन माध्यम है। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे पूछा है कांच और हीरा में विरल कौन? तो विरल कौन है? कांच। कांच विरल। ठीक है, और हीरा जो होता है बच्चों ये आपका होगा सघन। हीरा के बारे में पूछता है, हीरा बोले तो डायमंड। क्या? डायमंड। चलिए अब आते हैं बच्चों, याद है कुछ देर पहले आपको समझाएं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से मुड़ जाती है। अब किधर मुड़ेगी ये आपको बताने जा रहा हूं, समझे बच्चों? इसमें आप ध्यान से एकदम बच्चों कंसेप्ट को सुनेंगे और कॉपी पेन लेके तैयार रहेंगे, बताने जा रहे हैं। चलिए, ये आपका बच्चों दो माध्यम को अलग करने वाला बाउंड्री। दो माध्यम मतलब मान लीजिए ये हवा है, ये पानी, तो हवा अलग माध्यम, पानी अलग माध्यम, और उन दोनों को ये अलग किया। ठीक है, इसको बोलते हैं अलग करने। तो इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या? विरल माध्यम। क्या लेंगे बच्चों? विरल माध्यम। और ये सघन माध्यम। ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। बस सिंपल है। इस सर यहाँ पे पूछा गया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ध्यान से सुनना बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सुन लिया ना बच्चों? अभी दिखाते हैं आपको।
तो सबसे पहले बच्चों एक किरण भेजेंगे, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। आप अभी सब कुछ लिखाने वाले हैं। इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, चलिए इसको बोलते हैं, लिख देते हैं आपके लिए, आपतित किरण। ठीक है, पता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को, ये जो हम लोग जो ये जो दो माध्यम को अलग करने वाला जो सतह है, इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तक सतह। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे परावर्तक सतह, क्योंकि वो किरणों को उसी दूसरे जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में लेके जाता था, समझे बच्चों, मोड़ देता था। लेकिन ये किरण यहां से इधर आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा अपवर्तक सतह। इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। फिर से सुनना बच्चों, आने वाली किरण को, सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। ठीक, इसी आपतन बिंदु पर ये जो लंब है, उस बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा जो पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये सारा चीज वहीं पे डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ये क्या है? आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब, जिसको एन से दर्शाया जाता है। सुनना बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, विरल माध्यम कौन बच्चों? हवा मान लेते हैं, चलिए ये हवा है और ये क्या है? पानी है। ठीक है, हवा विरल माध्यम है, आपको पता है, और पानी क्या है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बच्चों इसको, प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था? सर ऐसे जाना चाहिए था, इसी रास्ते से आ रहा था, इसी रास्ते में सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये माध्यम अलग है, ये हवा है और ये पानी है, ये विरल है, ये सघन है। तो क्या बच्चों, इस रास्ते से नहीं जाएगी, अपनी दिशा से मुड़ जाएगी, और मुड़ने की इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो किधर मुड़ेगी बच्चों? सर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब कौन सा है बच्चों? ये वाला अभिलंब है ना, इसी की ओर मुड़ जाएगी। देखिए मुड़ गया ना, इधर मुड़ जाएगी। कितना सिंपल है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में पढ़ें। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर या अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की किरण आया, विरल से सघन जा रहा था बच्चों, इसको ऐसे जाना चाहिए, और ये अभिलंब है बच्चों, इसके तरफ मुड़ गया। इसके तरफ क्या हुआ? मुड़ गया। ऐसे ये किरण है ना, ऐसे आ रहा था, इधर मुड़ गया, ऐसे आ रहा था, इधर मुड़ गया बच्चों, क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपको आगे बहुत ही आसान करेगा फिजिक्स समझने के लिए। ठीक है बच्चों, भविष्य में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका 10th है, जब भी फ्यूचर में कभी भी साइंस रखोगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब बातें जानना चाहिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये बात याद रखना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? जब प्रकाश की किरण बच्चों, अब क्या होगा? प्रकाश की किरण विरल से सघन जा रही थी, अब होगा सघन से विरल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बनाते हैं। ये आपका दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है बच्चों। ठीक है, और ये माध्यम क्या था? सघन माध्यम माने थे, और ये वाला क्या था? विरल माध्यम। विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। इसमें क्या लिए थे बच्चों? विरल माध्यम में हम लोग क्या लिए थे, जल्दी बताइए। हम लोग लिए थे हवा, और ये क्या लिए थे बच्चों? पानी लिए थे। कहता अब प्रकाश की किरण को सघन से विरल भेजेंगे। इससे पहले क्या किए थे? सर आपने विरल से सघन भेजा, इस बार सघन से विरल भेजिए। तो जब प्रकाश की किरण को विरल से सघन भेजेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे दो माध्यम को अलग करने वाला बाउंड्री है। चलिए ये प्रकाश की किरण को भेज दिए, है ना बच्चों। ये हुआ आपतित किरण। ये क्या हुआ? आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो था ये वाला, ये जो ये कौन सा किरण है? इस किरण का नाम क्या देंगे? इस किरण का नाम दीजिएगा अपवर्तित किरण। क्या? अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम पड़ेगा अपवर्तित किरण। सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। इस सतह से टकराया, इस माध्यम से इस माध्यम में आ गया, पहली माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गया, इस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। बस सेम चीज यहाँ पे भी है, इसको बोलते हैं आपतित किरण बच्चों। और ये हुआ आपका अपवर्तक सतह है ये वाला, और ये आपतन बिंदु है, इस पर एक अभिलंब बनाते हैं। ये अभिलंब है बच्चों, ठीक है, ये अभिलंब है।
इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो क्या है बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, इस बार पानी हवा से पानी में नहीं, इस बार पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। अभिलंब बच्चों इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी, उससे थोड़ा सा मुड़ जाएगी। ये देखिए मुड़ गया, इस बार मुड़ गया ना बच्चों, अपने रास्ते से मुड़ गया। देखिए ऐसे जाना चाहिए था बच्चों, ऐसे जाना चाहिए नहीं। वो क्या किया बच्चों, ये अभिलंब है ना, ये वाला देखो, प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ये अभिलंब है बच्चों, तो ऐसे सीधे ना निकल के इधर नहीं मुड़ा, अभिलंब में से, ये अभिलंब है ना, इससे दूर हो गया, इससे दूर हो गया, तो ये दूर हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब, ये वाला अभिलंब है ना, इससे दूर हो गया, देखिए ये दूर हो गया, इसको इधर ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। अगर ऐसे होता तो अभिलंब की तरफ मुड़ता, लेकिन ऐसा तब होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, लेकिन यहाँ पे सघन से विरल जा रही है, ठीक है बच्चों, तो ये अभिलंब की ओर इधर नहीं मुड़ेगा, इससे दूर हो जाएगी, तो दूर हो गया ना। इसको बोलते हैं बच्चों कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। क्या नाम है इसका, अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे सर अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर लें। और एक और पॉइंट है, नोट पॉइंट बच्चों, 3 गो नोट पॉइंट लिखा है, एक विरल से सघन में जाएगी और एक सघन से विरल में जाएगी, ये तीसरा है बच्चों, यह है आपका सतह, दो माध्यम को अलग करने वाला सतह, इसी को बोलते हैं अपवर्तक सतह। दो माध्यम को अलग करने वाला सतह, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह। जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है बच्चों, लंबवत, लंबवत समझते हो ना, 90 डिग्री पर गिरती है, 90 डिग्री का कोण बना के गिरती है, तो बच्चों वो उसी रास्ते में सीधे लौट जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े। देखिए इसका अभिलंब है बच्चों, इसी रास्ते में सीधे निकल जाएगी, ऐसे जैसे आया था वैसे लौट जाएगा, ये मुड़ेगी नहीं। देख रहे हो ना बच्चों, अगर तिरछा गिराओगे तो मुड़ जाएगा, या तो इधर मुड़ेगा या तो इधर मुड़ेगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर अगर लंबवत ऐसे गिरेगी, देख रहे बच्चों, ऐसे गिरेगी, ऐसे एकदम सीधे, तो सीधे निकल जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो वही कह रहा है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है बच्चों, लंबवत पड़ती है, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो ये इसका चित्र है ना बच्चों। तो ये दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है, दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है, इसी का नाम है बच्चे, इसी का नाम क्या है बताइए, तो अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह हम लोग नाम दिए थे ना, अपवर्तक सतह। और ये लंब पर आज लंबवत, लंब गिरा है ना, जब प्रकाश की किरण लंब गिरेगी तो सीधे निकल जाएगी बिना मुड़े, नहीं, ठीक है। चलिए, प्रकाश की किरण का अपवर्तन का होने का क्या कारण है, आपसे सवाल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में, ठीक बच्चों। अब ये सब्जेक्टिव की बारी है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है बच्चों। बस सिंपल है, आप जितना आसान लिखोगे उतना बेहतर है, क्योंकि आप इसका और बेहतर, और बच्चों इसका बहुत लंबा जवाब है, लेकिन आपके सिलेबस के आधार पे, आप छोटी कक्षा में है बच्चों, जब 12 क्लास में जाओगे तब इसका और बेहतर तरीके से इसका जवाब ढूंढ पाओगे, ठीक है। मैं 12th भी पढ़ाता हूँ बच्चों, फिलहाल आपके लिए सिलेबस में इतना ही है, जितना छोटा जवाब दोगे उतना बेहतर है, ठीक है, जितना सिंपल जवाब दोगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि यही लिखना है, क्योंकि आप छोटे हैं बच्चे हो, अभी बच्चे बड़े नहीं हुए हैं, धीरे धीरे आप क्या होगे, जब बच्चों 12th क्लास जाओगे, 12th पास करोगे, 11th 12th में जाओगे, ठीक है, जब मैट्रिक पास करोगे तो वहाँ आपको इसका और जवाब लिखाएगा। बस यहाँ के लिए काम चलाऊ है, क्या, प्रकाश के किरण का अपवर्तन होने का क्या कारण है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसका जवाब ऐसे ही देना है, प्रकाश के किरण का अपवर्तन होने का क्या कारण है। तो बताएंगे बच्चों, प्रकाश, चूंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, प्रकाश के अपवर्तन का होने का यही कारण है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये सब बातें आपको चित्र दिखाएंगे कैसे, है ना, प्रकाश मुड़ती है, इधर से इधर मुड़ती है, सब कुछ दिखाएंगे आपको अगले लेक्चर में।
फिलहाल अभी बच्चों आज की लेक्चर यहीं तक समाप्त कर देंगे, शायद ये लास्ट है। हाँ बच्चों ये लास्ट है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका जवाब यही है बच्चों, चूंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन होने का यही सबसे अच्छा कारण है, बेस्ट कारण। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। सही बात है बच्चों। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी, हवा में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश की चाल कितना, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। बच्चों प्रकाश की चाल बदल गया ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, प्रकाश की चाल बदल जाएगी, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। बच्चों आवृत्ति क्या है, आवृत्ति होता है सोर्स पे डिपेंड करता है, सोर्स पे निर्भर। आप कौन सा, मान लीजिए बच्चों सेम टॉर्च मार रहे हैं, वो टॉर्च है बच्चों हवा से पानी में गया, तो जो लड़का पानी के अंदर है ना, तो उसको प्रकाश की चाल अलग अलग नजर आएगी। यहाँ पे 3 लाख है तो पानी में 2,25,000। लेकिन बच्चों वो प्रकाश तो वही है ना, इसी टॉर्च का, जो हवा में जो टॉर्च है वही टॉर्च का प्रकाश पानी में है। ऐसा नहीं कि बच्चों लाल रंग का प्रकाश भेजे और पानी में जाके ब्लू हो गया, ऐसा हुआ नहीं। क्यों बच्चों, जब तक सोर्स नहीं बदलोगे इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी, इसको बोलते हैं आवृत्ति। अगर मान लीजिए हम एक टॉर्च मारे, ठीक है, तो कोई लड़का पानी के अंदर है, तो इस टॉर्च का प्रकाश पानी के अंदर जाएगा, उस लड़के को पूछोगे बताओ इस टॉर्च का प्रकाश कैसा है, तो वो कुछ कलर बताएगा, ऐसा कलर है। अब जैसे बच्चों अगर टॉर्च नहीं बदलोगे, जैसे टॉर्च आप बदल लिए, आप क्या करो टॉर्च बदल लो, टॉर्च बदलोगे दूसरा टॉर्च मारोगे तो उसकी आवृत्ति बदल जाएगी, ये हवा से पानी में जाएगी, इसकी आवृत्ति बदल जाएगी। जब तक ये नहीं बदलोगी, टॉर्च नहीं बदलोगी, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति तभी बदलती है जब टॉर्च बदल दोगे, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों टॉर्च बदलो या ना बदलो, लेकिन प्रकाश की चाल बदल जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, हवा से पानी में जाएगी। तो वही बातें कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। बच्चों आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रेश लिख के देखा, क्या हुआ जी, फ्रीक्वेंसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, 1/T होता है इसका फॉर्मूला होता है। ये जरूरी नहीं है बच्चों, बस याद रखना है, ठीक है। ये आपका जरूरी नहीं है कि ये पूछेगा 1/T होता है। फिलहाल आपके लिए ये आपका फॉर्मूला लिखा दिया आवृत्ति। मान लीजिए बच्चों ये टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश आया, ठीक बच्चों। अगर ये इधर हवा है, इधर क्या है बच्चों, हवा, और इधर पानी है, ठीक है, तो प्रकाश की चाल इधर जो आएगा ना बच्चों, इसकी चाल बदल जाएगी, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। जब तक ये टॉर्च को हटा के दूसरा टॉर्च नहीं लाओगे तो उसकी आवृत्ति नहीं बदली जाएगी। आपको बस बोर्ड के एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, तो बताओ कि जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बताओ इसकी आवृत्ति बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो बोलेंगे आवृत्ति नहीं बदलेगी जब तक प्रकाश नहीं बदलोगे, ठीक, लेकिन चाल बदल जाएगी। ये था आपका, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो बच्चों कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और आपको पता ही है बच्चों, जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे बच्चों, उतना हमको एनर्जी और पोटेंशियल मिलेगा और आपको दे पाएंगे और बेहतर तरीके से, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। कल फिर से एक और लेक्चर आने वाला है बच्चों, इसका पार्ट 2 बच्चों, आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। कल और चित्र भी लगाएंगे बच्चों, ठीक है। अब मेरा काम है बच्चों आपको 450 प्लस मार्क्स दिलाना, तो वो तभी हो पाएगा बच्चों जब आप कंटिन्यू बने रहेंगे और नोट्स बनाएंगे और कंटिन्यू रिवीजन करेंगे बच्चों। जितना आप पढ़ेंगे आपको आएगा, जितना हम पढ़ेंगे हमको आएगा। बस जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है बच्चों। धन्यवाद।